Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we are going to start a new chapter that is about understanding individual behaviors. Okay, if you remember in the last lecture we talked about HR process. HR process में हमने overall बात की थी, हमने कुछ points देखे थे, हमने कहा recruit करते हैं, HR planning करते हैं, recruit selection ट्रेन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम परफॉर्मेंस मैनेज करने की, उनकी कैरियर डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं सो दैट वी कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन द एम्प्लॉयज. तो मैनेजर ड्यूटी इज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज एक्चुअली, लेकिन हु they want to retain and attract कौन से employees हैं? They are the ones with the right attitudes and personalities. जिनके attitudes और personality आपकी organization में जिस तरह का environment है उससे match कर जाए, उनको आप retain करना चाह रहे होते हैं, right? So this chapter is important because the chapter name is understanding employee behaviors. अगर हम एम्प्लॉय बिहेवियर की या इंडिविजुअल बिहेवियर्स की बात करते हैं तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम another person. People differ in their behavior. हर एक बंदे का बिहेवियर दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है, and even the same person can behave one way one day and a completely different way another day. और even एक as an individual हम भी एक दिन हम लोग differently behave कर रहे होते हैं, अगले दिन हम differently behave कर रहे होते हैं. So there is a difference. So as a manager you have to understand the human behaviors. Okay, focus and goals of organizational behavior. अब हम ऑर्गेनाइजेशन में हम जैसे हम बात कर रहे थे शुरू से, अगर हम देखें अपने हमने मैनेजमेंट की बात, हमने कहा मैनेजर का इफेक्टिव होना जरूरी है, एम्प्लॉयज एफिशिएंट होने चाहिए, फिर उसके बाद हमने कुछ प्लानिंग से रिलेटेड चीजें देखी, फिर हमने बेसिकली ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक हो, मैकेनिस्टिक हो, कौन से हमने प्रोसीजर्स यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करनी है, सारी चीजें हमने सेटल डाउन कर ली, लेकिन उनको ऑपरेट करना, उन स्ट्रक्चर्स को में भी उन प्रोसेसेस को चलाना, हर चीज के लिए हमें एम्प्लॉयज की, इंडिविजुअल्स की जरूरत है, हमें उन बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. सो हम ओबी इज एन एक्चुअली स्टडी एज फील्ड ऑफ स्टडी, एक सब्जेक्ट है एक्चुअली जो आप आगे पूरा स्टडी करोगे और अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह, जिसमें आप डिफरेंट बिहेवियर्स को ऑर्गेनाइजेशन के स्टडी करोगे. तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं अपने बेसिक चैप्टर में. अच्छा, व्हाट इज बिहेवियर? एक टर्म यूज हुई है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. पहले हम देख लेते हैं बिहेवियर क्या है. बिहेवियर इज द एक्शन ऑफ पीपल. लोग कैसे जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो उनका बिहेवियर शो कर रहा होता है एक्चुअली, राइट? सो जब उसके साथ बिहेवियर के साथ हम टर्म लगाए थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो हम क्या कहेंगे? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ द एक्शंस ऑफ पीपल एट वर्क. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग किस तरह से एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, वो उनका बिहेवियर शो कर रहा है एक्चुअली, राइट? अच्छा, इसी तरह कहने हैं कि एज अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को देखें तो हमारे पास कुछ डायमेंशंस हैं जो विजिबल है, स्मॉल विजिबल डायमेंशंस, और बहुत से ऐसे पोर्शंस हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि हिडन है, जो कि हमें एक्चुअली नजर नहीं आ रही होती. उसको यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें लाइक एन आइसबर्ग, ओबी को ऑर्गेनाइजेशनल में अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, हम उसको देख लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशन एज आइसबर्ग. आइसबर्ग में अगर हम देखिए हमारे पास कुछ थोड़ा सा पोर्शन होता है जो कि एक्चुअली विजिबल होता है, और बाकी जो पोर्शन है दैट इज अंडर द वाटर, जो कि लाइक मेजर पोर्शन होता है दैट इज इनविजिबल, कुछ हिडन होता है, लेकिन हमें ये विजिबल करेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे होते हैं. तो इसी तरह अगर हम उसको आइसबर्ग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे कि देयर आर सम एस्पेक्ट्स, सम विजिबल एस्पेक्ट, कुछ विजिबल फैक्टर्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होनी है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, अथॉरिटी किसके पास है, ये सारी चीजें तो विजिबल है. ये आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको लाइक विद इन अ वीक या 2-3 डेज में ये सारी चीजें क्लियर होती जाती हैं. दीज आर द विजिबल एस्पेक्ट. बट आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हिडन एस्पेक्ट्स भी होते हैं. आपकी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, मे बी उनके परसेप्शंस कैसी हैं, ग्रुप के नॉर्म्स कैसी हैं, लोग कैसे ग्रुप में काम कर रहे हैं, कुछ उनके जो इंटरपर्सनल या इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या नहीं है, इस तरह के कुछ एस्पेक्ट्स हिडन होते हैं. तो यू हैव टू एज अ मैनेजर यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एज वेल.
सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी ऑब्जेक्टिव बना लेना, स्ट्रक्चर बना लेना, अच्छी टेक्नोलॉजी ले आना is not necessary for the success. You have to consider the hidden factors as well. यहाँ पर उन्होंने वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के विजिबल फैक्टर्स की बात करते हैं, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, स्ट्रक्चर, चेन ऑफ कमांड, ये सब विजिबल है, लेकिन एज अ मैनेजर यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज फैक्टर्स, एलिमेंट्स दैट आल्सो इन्फ्लुएंस हाउ एम्प्लॉयज बिहेव एट वर्क। जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है उसको कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं तो हम कहते हैं बिहेवियर्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम 3 डिफरेंट एरियाज या 3 कैटेगरीज के बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं। नंबर 1 हम देख रहे होते हैं इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, जो हमारा एम्प्लॉय है उसके बिहेवियर्स कैसे, मींस और मे बी एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटीज, उसकी परसेप्शंस, उसकी लर्निंग, उसकी मोटिवेशन, ये सारी चीजें आपको एक इंडिविजुअल का बिहेवियर बता रहे होते हैं। तो आपको उसको भी स्टडी करने की जरूरत है। सेकेंडली वो भी आपको ये भी बताएगा ग्रुप बिहेवियर कैसा होता है, लोग आपस में टीम बिल्डिंग क्या है, उनकी नॉर्म्स क्या है, कैसे वो मे बी लीडर फॉलोअर का रिलेशन क्या है, कन्फ्लिक्ट है तो वो कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह के सारे फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप बिहेवियर्स को स्टडी करने की जरूरत है। एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को भी स्टडी करने की जरूरत है, मींस कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका क्लाइमेट कल्चर कैसा है, उसकी एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस कैसी हैं। So you have to go through all the areas, the individual, group level and the organizational level. अच्छा, आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हम कह रहे हैं जी दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बिहेवियर, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करने का पर्पस क्या, व्हाट इज द गोल बिहाइंड इट? तीन वर्ड्स उन्होंने यूज किए यहाँ पे, कह रहे हैं द गोल ऑफ ओबी आर टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। मेन पर्पस क्या है ओबी का, कि वो एक्सप्लेन करे, प्रिडिक्ट करे और इन्फ्लुएंस करे बिहेवियर को। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लेन? Managers need to be able to explain why employees engage in some behavior rather than others. एक सिचुएशन में एक एम्प्लॉय डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, दूसरा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, एक्सप्लेन करना है उसको। तो वो भी आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। प्रिडिक्ट हाउ एम्प्लॉय विल रिस्पॉन्ड टू वेरियस एक्शन एंड डिसीजन। अगर आपको डिसीजन लेने लग गया हो, कोई एक्शन परफॉर्म करने लग गया हो, तो आप प्रिडिक्ट कर लेते हो कि एम्प्लॉय कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस सिचुएशन को या उस एक्शन के अकॉर्डिंगली। एंड द लास्ट वन, इन्फ्लुएंस हाउ एम्प्लॉय बिहेव। कौन से फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, यू शुड नो अबाउट इट एज अ गुड मैनेजर। अब हम ओवरऑल देख रहे हैं जी दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू स्टडी एम्प्लॉय बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये हमने स्टडी कर लिया टू एक्सप्लेन, टू प्रेडिक्ट एंड टू इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंस। लेकिन कौन से हमारे पास बिहेवियर्स होते कौन से हैं? देयर आर मेनी काइंड ऑफ बिहेवियर्स, लेकिन बेसिकली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, 6 इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स को। ओके, नंबर 1 कौन सा बिहेवियर है? दैट इज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी? हम कहते हैं जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उससे हमें पता चल जाता है एम्प्लॉय इज प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज द परफॉर्मेंस मेजर ऑफ बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट क्लास we talked about this efficiency and effectiveness। तो वो ये कह रहे हैं कि परफॉर्म आप मेजर करते हो हाउ मच एफिशिएंट इज योर एम्प्लॉय, हाउ मच इफेक्टिव इज योर एम्प्लॉय, दैट शोज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय। Managers want to know what factors influence the efficiency and effectiveness of an employee। और मैनेजर को ये स्टडी करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट? ओके, नंबर 2, एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म क्या है? एब्सेंटीज के लोग अपने काम पे अवेलेबल नहीं है, इट इज द फेलियर टू शो अप फॉर वर्क। दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने काम पे अगर नहीं आ रहे, वो मे बी ऑफ ले रहे हैं, बहुत ज्यादा छुट्टियां कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो शोज देयर बिहेवियर्स। टर्नओवर। टर्नओवर क्या है?
ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जॉब छोड़ जाता है। एब्सेंटिज्म तो ये ना आज एब्सेंट हुआ कल में भी आ जाएगा। टर्नओवर इज completely permanently withdrawal from an organization. It can be voluntary, it can be involuntary. It can be a problem because of increasing recruiting, selection and training costs and work disruptions. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो टर्नओवर अगर एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है, आए रोज कोई ना कोई बंदा जॉब छोड़ के जा रहा है, सो इस तरह का बिहेवियर अगर आपके एम्प्लॉयज का है तो एज अ मैनेजर यू हैव टू अडॉप्ट सम गुड स्ट्रैटेजीज। ये आपको नुकसान देगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मे भी हार्म कर सकता है। आपका अगर अच्छा टैलेंटेड एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग, इट इज ऑल्सो कॉस्टली। लेट्स सपोज आपने एक अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय हायर करना है, पूरे एचआर प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। रिक्रूटमेंट के लिए हमने मे बी एडवर्टाइज किया, वहाँ हमारा खर्चा हुआ। सिलेक्शन के लिए हमने कोई हमारी मे बी डॉक्यूमेंटेशन थी, उसमें हमारा कोई खर्चा हो गया, या मे बी आपने जो एम्प्लॉय आया उसको ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, कोई वर्कशॉप पे भेज दिया। ये और ये सारी चीजें, या एट द एंड आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, एकदम से वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, वर्क वर्क डिस्टर्बेंस हो गई है, डिस्ट्रप्शन हो गई हैं, ये सारी चीजें आपको बेसिकली कॉस्टली पड़ रही होती है एज अ मैनेजर, राइट? सो यू शुड कंसिडर द टर्नओवर रेट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आपका जो आपकी जो हायरिंग की कॉस्ट है, सिलेक्शन की या ट्रेनिंग की, वो आप सेव कर सको। एक बंदा 3 महीने बाद आपने इतनी मेहनत से उसे रखा, उसे ट्रेन किया एंड ऑल, और वो फिर 3 महीने बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ गया, तो वहां पे आपको जो ये आपकी कॉस्ट लगी है वो आपको बेनिफिट होने के बजाय न्यू एम्प्लॉय का आपको लॉस में जाना शुरू हो जाते हैं। सो you manager needs to like minimize the turnover rate, eliminate तो नहीं कर सकते, बट कोशिश करें कि हाई परफॉर्मर एम्प्लॉय है, कोई अच्छा एम्प्लॉय है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करे, रादर देन वो बहुत जल्दी स्विच कर जाए। ओके, देन ओसीबी, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ये क्या है? इट इज डिस्क्रिशनरी बिहेवियर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉयज फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट but which promote the effective functioning of the organization. अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन में मे बी मैं जॉब कर रही हूँ, आई एम अ टीचर, तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रिक्वायरमेंट या फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट जेडी क्या है कि मैंने अपना मे बी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, क्लास में जाके क्लासेस लेनी है, मैंने मे बी रिसर्च करवानी है, इस तरह एक दो जो है मेरी जेडीज है, ठीक है? ये तो आई हैव टू डू फॉर लाइक इफ आई वांट टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी तरफ मैं कुछ इस तरह का बिहेवियर शो कर रही हूँ, मैं अपने मे बी मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है उसके अलावा मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर शो करता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लग रहा है मेरी किसी कुलीग को कहीं हेल्प की जरूरत है, मैं उनको हेल्प कर देती हूँ। मुझे लग रहा है आज मे बी थोड़ा कुलीग की हेल्प कर रही हूँ या कुछ मेरी लेट सीटिंग हो जाएगी तो मैं उसमें जो है वो कॉपरेट कर रही हूँ। या मैं ऐसी एक्टिविटीज जो कि जो कंस्ट्रक्टिव है, जो कि या जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है वॉलंटियरिंग फॉर एक्सटेंडेड वर्क जॉब एक्टिविटीज, हेल्पिंग अदर ऑन वर्क वंस वर्क टीम, अवॉइड अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट, को लड़ाई झगड़ों से बचना, इस तरह की एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्टिव काम करना, that shows your OCB, organizational citizenship behavior. Okay, then we have the next one is job satisfaction. Job satisfaction क्या है? It is the employee's general attitude towards his or her job. मेरी जॉब के बारे में मेरा क्या attitude है? That shows the satisfaction level of my job. Let's suppose if I'm showing positive attitude towards the job, तो it means कि मैं अपनी जॉब से satisfied हूँ. If I'm showing some negative attitude, it means I'm not satisfied from my job. यहाँ पे क्या उन्होंने बताया हुआ है? It means I'm dissatisfied or not satisfied. Although job satisfaction is an attitude rather than a behavior, it's an outcome that concerns many managers because satisfied employees are more likely to show up for work, high level of performance, and stay within the organization. एक्चुअली जो हम ये डिफरेंट बिहेवियर्स पढ़ रहे हैं, अगर हम इनको देखें तो ये इंटरकनेक्टेड ही है, कहीं ना कहीं ये सेपरेट नहीं है एक दूसरे से। लेट्स सपोज अभी अभी मैंने ऊपर जॉब एब्सेंटिज्म बताया, प्रोडक्टिविटी या टर्नओवर हमने पढ़ा, या मे बी ओसीबी पढ़ा,
तो ये सारे आपस में लिंक्ड है। सपोज ये जॉब सेटिस्फेक्शन वाला, मैं कहती हूँ जी आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम माई जॉब। अगर मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूँ तो मेरा एब्सेंटिज्म लेवल भी तो कम होगा। जॉब से मैं ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई हूँ तो मे बी मैं टर्नओवर रेट भी मेरा रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी भी मेरी इंक्रीज होगी। तो इट शोज कि दीज आर इंटरकनेक्टेड। और देन लास्ट वन इज वर्क प्लेस मिसबिहेवियर। नाम से ही पता चल रहा है मिसबिहेवियर। वर्क प्लेस मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मिसबिहेव कर रहे होते, कुछ ऐसा बिहेवियर शो कर रहे होते, नेगेटिव काइंड ऑफ, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंच रहा है। तो उसको आप कहते हैं दैट इज वर्क प्लेस मिसबिहेवियर। क्या है डेफिनेशन, हम रीड आउट करते हैं। इट्स इज एनी इंटेंशनल एम्प्लॉय बिहेवियर। एक तो होता है मेरे से कोई गलती होगी तो मे बी उसका ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान है, लेकिन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज जानबूझ के कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन को या उसके अंदर काम करने वालों को जिससे नुकसान हो सकता है, राइट। Intentional employee behavior that is potentially harmful to the organization or individuals within the organization. कुछ ऐसी हरकतें करना, मे बी कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज करना जो कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है। कुछ ऐसी जैसे यहाँ पर लगा हुआ है कि लिखा हुआ प्लेइंग लाउड म्यूजिक। कुछ क्या आप अपने को वर्कर को किसी तरह तंग करने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मे बी उसके जो भी एसेट्स हैं, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हो उसको खराब कर रहे हो, या मे बी उसकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की कोई भी ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज जो आप इसलिए कर रहे होते हैं कि जिसका ऑर्गेनाइजेशन या उसमें काम करने वालों को जिससे नुकसान हो सकता है। सो ये क्या है, these all actually help us to understand what is the behavior of an employee. ओके, अभी हमने एक और वर्ड यूज किया था दैट इज एटीट्यूड्स। अब हम देखेंगे एटीट्यूड्स क्या होते हैं और उसका हम रिलेशनशिप देखते हैं जॉब परफॉर्मेंस के साथ। एटीट्यूड्स क्या है, दे आर द evaluative statements, favorable or unfavorable, concerning objects, people or event. एटीट्यूड evaluative statement, किसी चीज को evaluate करके मैं कोई स्टेटमेंट देती हूँ, कोई बात करती हूँ, तो दैट शोज माय एटीट्यूड। It can be favorable, it can be unfavorable. You can say it can be positive, it can be negative. कोई भी बात हो सकती है। जब मैं कोई कमेंट कर रही हूँ या मैं कोई बात कर रही हूँ, वो मैं किसी चीज को evaluate करके स्टेटमेंट दे रही हूँ, वो evaluative स्टेटमेंट मेरा एटीट्यूड शो कर रही है। इट कैन बी अबाउट सम ऑब्जेक्ट, कोई लोगों के बारे में हो सकता है, चीजों के बारे में हो सकता है, किसी इवेंट के बारे में हो सकता है, राइट। आप वो कह रहे हैं कि जब एटीट्यूड की बात करते हैं तो तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर एटीट्यूड बन रहा होता है। कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स हैं? नंबर वन कॉग्निटिव कंपोनेंट, नंबर टू अफेक्टिव कंपोनेंट एंड नंबर थ्री बिहेवियरल कंपोनेंट, राइट। अब हम वन बाय वन इसकी डेफिनेशन विद एन एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको चीजें, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ दे रिफ्लेक्ट हाउ एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में मैं, मेरी क्या राय है, व्हाट आई फील अबाउट द थिंग, दैट शोज माय एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, पर्सन सेज आई लाइक माय जॉब, ही और शी इज एक्सप्रेसिंग एन एटीट्यूड अबाउट वर्क। मैं अगर कह रही हूँ मुझे अपनी जॉब पसंद है तो ये मेरा एटीट्यूड शो कर रहा है, या मैं कह रही हूँ मुझे अपनी जॉब नहीं पसंद तो ये भी एक्चुअली मेरा एटीट्यूड है, राइट। अच्छा, अब हमने कहा तीन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है? कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड रेफर्स टू द बिलीफ beliefs, opinion, knowledge और information held by a person। अगर मेरी किसी चीज के बारे में कोई बिलीफ है, कोई ओपिनियन है, नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है, वो मेरा कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड शो करेगा। जैसे मैंने कहा आई लाइक माई जॉब, ये मेरा ओपिनियन शो कर रहा है कि मुझे अपनी जॉब पसंद है। इट डजंट मीन कि आपको भी अपनी जॉब पसंद होगी। दैट इज माई ओपिनियन, माई बिलीफ मे बी, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग, दैट इज माई एटीट्यूड। मैं कह रही हूँ जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये मेरा एटीट्यूड है और ये मेरा कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड है, राइट। अब वो दूसरी लाइन पे आ जाए, वो कह रहे हैं अफेक्टिव कंपोनेंट होता है एटीट्यूड का, नंबर टू। इट इज द इमोशनल और फीलिंग पार्ट ऑफ एन एटीट्यूड। जब आप किसी चीज को, अच्छा, जब आप एटीट्यूड में अपने इमोशंस या फीलिंग्स शो करना शुरू कर देते हैं आपकी स्टेटमेंट में, तो आप कहते हैं दैट शोज द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ योर एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा था
कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यूजिंग और एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक पैट बिकॉज ही डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज। पहले मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी, एक अपना बिलीफ बताया कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन नहीं पसंद। अब मैं उसमें अफेक्टिव अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ऐड कर रही हूँ स्टेटमेंट में, कह रही हूँ मुझे डिस्क्रिमिनेशन के मैं खिलाफ हूँ, इस वजह से मुझे ये एक पर्सन पैट, आई डोंट लाइक हिम बिकॉज, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। यहाँ पे मेरे बिलीफ के साथ मेरा फीलिंग और इमोशनल पार्ट अटैच हो गया मेरी स्टेटमेंट के साथ, राइट। अब नंबर थर्ड इज बिहेवियरल। नाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम एक्शन। क्या है? इट रेफर्स टू इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे अबाउट समवन और समथिंग। लेट्स सपोज, अब मैं इसी एग्जांपल को मैं कह रही हूँ, आई माइट चूज टू अवॉइड दैट बिकॉज ऑफ माय फीलिंग्स अबाउट हिम। अब मैं बिहेवियर अपना कंपोनेंट ऐड कर लूंगी, मैं कहूंगी भी मैंने जो है इस बंदे से बात नहीं करनी बिकॉज ही और शी डिस्क्रिमिनेट्स। यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक सम एक्शन, राइट। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड को करते हैं। हम कहते हैं जी, लेट्स सपोज कॉग्निटिव कंपोनेंट, मैं कहती हूँ आई डोंट लाइक माई जॉब, ठीक। दैट इज द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ माई एटीट्यूड। फिर मैं सेकंड स्टेटमेंट देती हूँ, आई डोंट लाइक माई जॉब, व्हाई? बिकॉज आई एम बीइंग पेड लेस, मुझे कम सैलरी मिलती है, या आई एम अनहैप्पी फ्रॉम माई जॉब, मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ। इमोशंस या फीलिंग्स अटैच करी हूँ मैं यहाँ पे अपनी, ठीक। एंड बिहेवियर में मैं कहूंगी, आई डोंट लाइक माई जॉब बिकॉज आई एम पेड लेस, नाउ आई एम गोइंग टू सर्च फॉर न्यू जॉब। बिहेवियर, एक्शन, यहाँ पे मैं इंटेंशन है मेरी कि मैं अपना एक्शन परफॉर्म करूँ। अब मैं कह रही हूँ भाई मैंने, मुझे अपनी जॉब नहीं अच्छी लगती, मुझे सैलरी कम दी जाती है, इस वजह से अब मैं नई जॉब ढूंढना स्टार्ट हो गई हूँ। मेरा जो एटीट्यूड है कि मैं न्यू जॉब सर्च कर रही हूँ, वो पीछे कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट्स उसके साथ अटैच्ड होते हैं एक्चुअली, राइट। सो ओवरऑल अगर हम कह रहे हैं कि एटीट्यूड्स क्या हैं, दे आर द evaluative statements. It can be favorable, it can be unfavorable, it can be about an object, a people, or it can be about events. Three components are there: cognitive component that shows your belief and opinion, affective component that shows the emotional or feeling part of an attitude, and behavioral action that shows the intention to behave in a certain way towards something or someone. ओके, अब कह रहे थे यू टॉक अबाउट द मैनेजर्स। जब हम मैनेजर्स की बात करते हैं तो मैनेजर्स इन इंटरेस्ट, किस में इंटरेस्टेड होगा? वो जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स में, नॉर्मल सिर्फ सिंपल एटीट्यूड्स में नहीं। अब हम जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स की बात करते हैं। द थ्री मोस्ट वाइडली नोन आर जॉब सेटिस्फेक्शन, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट। कुछ हम यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं वन बाय वन इन सबकी। अच्छा, जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा देख भी चुके हैं, अभी ऊपर हमारे पास थी इसकी डेफिनेशन, हिज और हर जॉब। मेरा मेरी जॉब के बारे में जो एटीट्यूड है, दैट शोज द satisfaction level of my job. For example, a person with a high level of satisfaction has a positive attitude towards his or her job. अगर positive attitude है, means I am satisfied. फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव एटीट्यूड है, मैं ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रही हूँ, कोई ऐसी हरकत कर रही हूँ जिससे ऑर्गेनाइजेशन के कोवर्कर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं या मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, दैट शोज आई एम डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द जॉब। अच्छा, आप वो कह रहे हैं, अगर हम कुछ रिलेशनशिप चेक करते हैं, हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन, मैंने आपको पहले बताया था, जो हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे ऊपर भी, दे आर इंटरकनेक्टेड, वी कांट सेपरेटेड, इंटर रिलेटेड है ये। सेटिस्फाई है एम्प्लॉय तो मे बी उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, सेटिस्फाई है तो उसका एब्सेंटिज्म पे भी कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा, नहीं है तो भी इम्पैक्ट होगा, तो दे आर इंटर रिलेटेड। अब वो कह रहे हैं, अगर हम सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो आपको रिसर्च ये कहती है कि जो जितना एम्प्लॉय more satisfied, they are more effective, they are more productive employee। जितना सेटिस्फेक्शन लेवल उसका इंक्रीज होगा, उतनी ही एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, राइट। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म वो कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि उसका इम्पैक्ट है कि एब्सेंटिज्म कम होगा,
बट हम बिल्कुल 100% श्योरली से नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं। लेट्स सपोज कोई किसी की सिक लीव्स हैं जिसकी वजह से उसके एब्सेंटीज हमारे दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द जॉब, लेकिन उसके कोई प्रॉब्लम्स और चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रेशो जो है वो परसेंटेज आपकी अप एंड डाउन होती रहती है। सेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर, एक सेटिस्फाई एम्प्लॉय है तो उसका टर्नओवर जो है वो लो होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर कम ही कोशिश करेगा वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करे। अच्छा, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दैट इज इम्पोर्टेंट। इफ अन पर्सन इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द जॉब, अगर मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में मे बी फ्रंट डेस्क पे बैठ के जॉब कर रही हूँ, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम द जॉब, अब मेरे पास जो कस्टमर आएगा मैं उसको बताऊंगी भाई ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, यहाँ पे मे बी आप कोई प्रोडक्ट है तो वो परचेज करें, या जो सर्विसेज है वो हमारी अवेल करें। मैं उसको बड़ी अच्छी अच्छी पॉजिटिव जो है वो इमेज ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट करूंगी। वो भी इम्प्रेस होकर आपका एक अच्छा लॉयल कस्टमर या सेटिस्फाई कस्टमर बनेगा। एक तरफ मैं डिससेटिस्फाई हूँ, मैं तंग आके बैठी हुई हूँ, मुझे अपनी जॉब में भी मुझे मैनेजर से भी डांट पड़ी है, सैलरी मेरी रोकी हुई है, सारा काम ही खराब है, आई एम नॉट सेटिस्फाई फ्रॉम द जॉब। तो जो कस्टमर आएगा, कस्टमर डीलिंग में भी मैं जो मेरा एटीट्यूड है वो नेगेटिव होगा। मैं जो हूँ कस्टमर के साथ रूटली में भी बिहेव करूंगी, या उसको कोई प्रॉब्लम वो लेके आ रहा है तो मैं उसको अच्छे से कहीं सेटल करने की कोशिश नहीं करूंगी। तो एट देन क्या होगा कि कस्टमर भी डिससेटिस्फाई हो जाएगा। सो इफ द एम्प्लॉय इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द जॉब, ही और शी ट्राई हिज और हर लेवल बेस्ट कि उसका कस्टमर भी सेटिस्फाई हो। सिमिलरली जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्क प्लेस मिसबिहेवियर की हमने बात की थी। अगर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो वो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज नहीं करेगा, अवॉइड करेगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंच रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन आपको थोड़ी सी सिमिलर लगेगी, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब हम जॉब सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे थे, अब एक दो टर्म्स और हैं। नंबर वन इज जॉब इन्वॉल्वमेंट। आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन माई जॉब। अगर मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, मीन्स कि मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से अब सारी मेहनत से करूंगी, जितना मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ मैं करूंगी, मैं अपना काम ऑन करूंगी कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करूंगी, प्रेजेंट करूंगी मार्केट में भी बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से। इट मीन्स आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन माई जॉब। तो जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या है? इट्स अ डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाइज विद हिज और हर जॉब। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपना काम कर रही हूँ, आई एम लाइक आइडेंटिफाइड विद माय ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट, जहाँ पे मेरी जरूरत है आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कंसिडर हिज और हर जॉब परफॉर्मेंस टू बी इम्पोर्टेंट टू हिज और हर सेल्फ वर्थ। और मुझे ये जो मैं काम कर रही हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, मेरी जॉब जो है इसकी कोई ना कोई सेल्फ वर्थ है, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी तो इट मीन्स दैट शोज द हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट। Employers with a high level of job involvement strongly identify with and really care about the kind of work they do. दिल लगा के वो काम करेगा, इन्वॉल्व होके अपना काम समझ के काम करेगा, तो इट मीन्स द पर्सन इज हाई इन देयर जॉब इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे उन्होंने लास्ट में बताया अ पर्सन इज, इफ द एम्प्लॉय हैज अ हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट तो क्या होगा? छुट्टियां कम करेगा, फ्यू एब्सेंटीज होंगी उसकी, रिजाइन भी कम करेगा, एंगेजमेंट उसकी बहुत, एम्प्लॉय एंगेजमेंट हाई होगी, काम वो ज्यादा अच्छे एंगेज होके करेगा। तो देखेंगे वेरिएबल्स का आपस में लिंक है सबका, इन्वॉल्वमेंट का भी एंगेजमेंट के साथ लिंक है, ज्यादा इन्वॉल्व है तो ज्यादा एंगेज होगा, ज्यादा सेटिस्फाई है तो ज्यादा एंगेज होगा, एब्सेंटिज्म कम होगा, तो दीज आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड। ओके, कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्या है? इट इज द डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाई विद अ particular organization and its goal and wishes to maintain membership in that organization. आई एम कमिटेड विद माई ऑर्गेनाइजेशन। मैं 6 महीने बाद ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, कोशिश करूंगी मैं उनको अचीव कर सकूं, उनको अचीव करने में मेरा कोई रोल हो। लेट्स सपोज अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाऊंगी, कमिटेड, मेंटेन मेंबरशिप इन दैट ऑर्गेनाइजेशन,
मैं साला साल उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ कह लो हर, अगर मे बी कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई बुरा टाइम भी आ गया है फॉर अ टाइम भी 1-2 साल के लिए, मतलब लॉस में भी जा रहा है, स्टिल मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड हूँ कि मैं उसको उस लॉस से निकालने की कोशिश करूंगी और मैं उसके साथ मेंबरशिप मेंटेन रखूंगी कि कई कल को हालात बेहतर हो जाएंगे। तो दैट शोज द कमिटमेंट लेवल ऑफ एन एम्प्लॉय, दैट इज ऑल्सो मच इम्पोर्टेंट। और वही इसी तरह उन्होंने लिंक किया हुआ है, इफ द एम्प्लॉय इज कमिटेड तो उसकी एब्सेंटिज्म कम हो जाएगी, टर्नओवर कम हो जाएगा। और इफ in fact it is a indicator of turnover, better indicator of turnover than job satisfaction। एम्प्लॉय सेटिस्फाई है उसका भी टर्नओवर पे इम्पैक्ट है, लेकिन कह रहे हैं अगर कमिटेड है तो वो तो ज्यादा एक पावरफुल इंडिकेटर है, बेस्ट इंडिकेटर है, बेटर इंडिकेटर है। ओके, एक और टर्म है यहाँ पे, perceived organizational support। perceived क्या है? perception। ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट वर्ड से देखें, आई प्रिसीव, आई मेरी ये परसेप्शन है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेगी जब मुझे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी। ये इस तरह की एम्प्लॉय की परसेप्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। क्या है? एम्प्लॉयज जनरल बिलीव दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज देयर कंट्रीब्यूशन एंड केयर अबाउट देयर वेलबींग, shows that the commitment of the organization to an employee can be beneficial। अगर मुझे लग रहा है, मेरा ये बिलीफ है कि अगर मुझे, मैं जो काम कर रही हूँ, जो मेरी कंट्रीब्यूशन है उसकी भी वैल्यू है, ऑर्गेनाइजेशन उसको मे बी उसको मुझे कोई अवार्ड दे देगी, मुझे एक कंपनसेट कर देगी, मुझे पेड वेकेशन दे देगी, बेनिफिट्स दे देगी, कुछ भी मेरी कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करेगी, ठीक है, रादर देन मुझे डिमोटिवेट करने के, मुझे किसी तरीके से मोटिवेट करेगी। एंड केयर्स अबाउट देयर वेलबींग। मुझे कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई मे बी फैमिली इशू है, कोई मेडिकल इशू है, कोई भी इस तरह का इशू आ गया है जहाँ पे आपको मे बी कोई, आप कहते हो मुझे अगले महीने की सैलरी मुझे इसी महीने चाहिए, मे बी कोई इशू है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, मे बी आपको इस महीने कोई खुदा ना खास्ता मेडिकल लीव चाहिए कोई महीने 2 महीने की, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरी वेल बीइंग का ख्याल करेगी, तो इट मींस दैट यू हैव हाई लेवल ऑफ perceived organizational support। High level of perceived organizational support क्या है? It lead to increase the satisfaction and lower the turnover। एम्प्लॉय को पता है कि मुझे मुश्किल वक्त में ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ है, मेरे काम को वैल्यू भी कर रही है, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होगा, उसका टर्नओवर लेवल रिड्यूस होगा। ओके, अब एक और वर्ड है, दैट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। मैनेजर्स वांट their employee to be connected to, satisfied with and enthusiastic about their job। This concept is known as engagement। एक एम्प्लॉय अपनी जॉब में बहुत engaged है। Engaged mean he is passionate about the job, deeply connected with the work। वो इतना अपने काम में गुम है कि वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में कहीं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, वो ध्यान से सारी अटेंशन से अपना काम enthusiastically कर रहा है। तो इट मीन्स एम्प्लॉय इज engaged with the work। अगर एम्प्लॉय इंगेज नहीं है तो वो डिसंगेज्ड है। डिसंगेज्ड एम्प्लॉय क्या है? वो जो बस उसका वो यही करेगा, भाई मैं सुबह मैंने 9 बजे जाना है और 5 बजे मैंने छुट्टी करके घर आ जाना है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन के काम से कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एनर्जी नहीं पुट अप करूंगी, मैं पैशनेट नहीं होंगी अबाउट द टास्क। दैट शोज द दैट आई एम नॉट, दैट शोज द डिसंगेजमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, राइट। सो अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो हाईली इंगेज्ड है तो इट मींस ही और शी इज द गुड परफॉर्मर। वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम परफॉर्म करेगा, इंगेज्ड होने की वजह से वो ज्यादा पैशनेट है, वो काम को बेहतरी से करने की कोशिश करेगा और इससे उसका रिटेन टर्नओवर रिटेंशन रेट भी जो है वो रिटेन रहेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिटेंशन रेट हाई होगा, विच हेल्प कीप रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग कॉस्ट लो, जिसकी वजह से आपको जो बार बार लोगों को रखना, उनको ट्रेन करना, वो कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी और आपको ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी।